बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है इतना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरा दिल करता है कि ये जो सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, ये जो हम काम कर रहे हैं, इसको जो है मैं और ज़्यादा अच्छे से करूँ और आप लोगों के लिए जो है और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। पिछले दिनों कुछ मसरूफ़ियत थी तो मैं वीडियोज़ नहीं बना सकी, तो आज से इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमने स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और कुछ लेक्चर्स पहले भी अपलोड हो चुके हैं जो कि बेसिक थे और आगे जो है हम इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं और हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो भी अच्छे होते जा रहे हैं और मज़ीद जो है हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन और मज़ीद नॉलेज मिलता जा रहा है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो क्रोजन क्या होती है, जंग लगना होता है बेसिकली, और उससे बचा कैसे जा सकता है, आज हमने ये पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक ये है और सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्रोजन क्या चीज़ होती है। तो क्रोजन की जो फर्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट, हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं क्रोजन को: स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम की वजह से किसी मेटल का स्लोली और कंटिन्यूअसली खाया जाना, ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना, इसको हम क्रोजन कहते हैं। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये है कि हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल एजेंट। अब कौन सा केमिकल एजेंट? विच काज कंडीशंस फॉर सच रिडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन की भी बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि क्रोजन का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि क्रोजन में रिडॉक्स रिएक्शंस भी होते हैं। इसकी केमिस्ट्री जब आगे एक्सप्लेन मैं करूँगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि मेटल के कोई भी अनडिज़ायरेबल या हार्मफुल रिएक्शंस होते हैं जब उसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है या किसी केमिकल एजेंट में एक्सपोज किया जाता है, तो उन अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल रिएक्शंस की वजह से मेटल जो है वो ख़राब हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, टूट फूट जाती है। इसको हम क्रोजन कहते हैं। और केमिकल एजेंट कौन सा? जो कि रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कंडीशन प्रोवाइड करे जिनकी वजह से मेटल ख़राब हो जाए। ठीक है, तमाम जो मेटल्स हैं वो क्रोजन का प्रोसेस करती हैं, मीन कि वो ख़राब हो जाती हैं एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग मीडियम की वजह से, एक्सेप्ट नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस स्टूडेंट कौन सी होती हैं, इनको आप कैसे याद रख सकते हैं? इनको आप एक वर्ड से याद रख सकते हैं, हापा वर्ड से जो है आप याद रख सकते हैं इनको। एच फॉर मरकरी, ए फॉर सिल्वर, पी फॉर प्लेटिनम एंड ए फॉर गोल्ड। ठीक है, तो ये इनके सिंबल्स हैं। और हापा मेटल्स वो मेटल्स हैं जो कि क्रोजन रेजिस्टेंट हैं, या नोबल मेटल्स जिनको हम कहते हैं, जिनको क्रोजन का प्रोसेस नहीं होता, जो कि ख़राब नहीं होती। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन फिर हमने एक्सप्लेन करना है। रस्टिंग ऑफ आयरन स्टूडेंट क्रोजन का ही प्रोसेस होता है। क्रोजन मतलब लोहे को जंग लगना, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है क्रोजन की बजाय। यहाँ पे हम रिडक्शन का वर्ड जो है वो यूज़ कर लेते हैं, सॉरी रस्टिंग का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो रस्टिंग का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं ये जब हम इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। जी स्टूडेंट्स, आगे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को एक्सप्लेन करें तो इसमें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास आयरन का एक पीस है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आयरन का एक पीस है और यहाँ पे ये बात हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है कि क्रोजन के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। मॉइस्चर प्लस एयर, मीन के वाटर वेपर्स का होना ज़रूरी है और एयर की गैसेस का होना भी ज़रूरी है। तो अगर ये हमारे पास आयरन का एक पीस है तो, और इसके साथ साथ यहाँ पे मॉइस्चर भी प्रेजेंट है इसके इर्द गिर्द और एयर भी प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होंगे जो कि अनडिज़ायरेबल होंगे, हार्मफुल होंगे और उस मेटल को ख़राब कर देंगे, उसे क्रोड कर देंगे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस जब भी होते हैं स्टूडेंट्स तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है, एक रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है। अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कौन से रीजन में होगा और रिडक्शन का प्रोसेस कौन सी जगह पे होगा। यहाँ पे मैंने बात की कि मॉइस्चर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कि ये मेटल का वो पार्ट है, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड वो पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जहाँ पे कम है, और ये वो पार्ट है इस तरफ राइट हैंड साइड पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है।
जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी स्टूडेंट्स, वहाँ पे मेटल की सरफेस से यानी आयरन की सरफेस से आयरन के एटम्स ने जो है Fe एटम्स जो हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे एक एटम जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए और वो चेंज हो गया Fe+2 आइंस में। इसी तरह एक और आयरन का एटम सरफेस के ऊपर से निकला और वो चेंज हुआ Fe+2 आइन में, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए सरफेस के ऊपर। इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस के अंदर से फ्लो करेंगे आगे की तरफ और आइंस जो हैं वो ऊपर वाले मॉइस्चर के साथ मिक्स होकर सॉल्यूशन बना देंगे। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये ट्रैवल करके आगे जाएंगे और आगे जहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पे उन्होंने जाना है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये ऑक्सीजन प्लस 4H पॉजिटिव आइंस। यहाँ पे 4H पॉजिटिव आइंस कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स? चूँकि यहाँ पे मैंने बात की है कि मॉइस्चर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, मेटल के इर्द गिर्द मॉइस्चर और एयर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारी गैसेस होती हैं, मॉइस्चर में वाटर वेपर्स आ जाते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ कि ये 4H पॉजिटिव आइंस कहाँ से आए हैं। होगा ऐसे स्टूडेंट्स कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें डिज़ोल्व होगी वाटर में, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिल के H2CO3 बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और इसकी जब डिकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास प्रोडक्शन होगी 2H पॉजिटिव आइंस की प्लस CO3 2 नेगेटिव आइन, ठीक है। इस तरह से ये H पॉजिटिव आइंस बनेंगे। अगर यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल्स ले लें तो हमारे पास जो है कार्बोनिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। उनकी जब डिकम्पोजिशन होगी तो 4H पॉजिटिव आइंस बनेंगे। वही 4H पॉजिटिव आइंस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ऑक्सीजन गेन करेगा, साथ में 4H पॉजिटिव आइन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे वो एरिया, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी, वहाँ पे आयरन के एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो ये इस एरिया को हम कहेंगे एनोडिक रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होती है उस इलेक्ट्रोड को या उस रीजन को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इस रीजन को हम कहेंगे कैथोडिक रीजन। इस तरह से जो है रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे और क्रोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें, एनोड वाला रिएक्शन, कैथोड वाला आपको समझ आ गई होगी, दोबारा से भी मैं राइट कर देती हूँ। 2 Fe एटम्स थे, ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 Fe+2 आइंस बनेंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड वाला जो रिडक्शन रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस आइंस चेंज इनटू 2H2O, ये हो गया रिडक्शन, ठीक है, ये हो गया रिडक्शन का रिएक्शन। और यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें। अब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी हमने लिख लिया, रिडक्शन का भी, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। इस रिएक्शन की ऑक्सीडेशन वाले के जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं वो, और रिडक्शन वाली की भी लेफ़्ट हैंड साइड पे, मीन के जो रिएक्टेंट वाली साइड पे स्पीशीज़ हैं वो हम सबसे पहले लिखते हैं Fe+O2 प्लस 4H प्लस आइंस। ओवरऑल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं करते क्योंकि जहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन में 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, रिडक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ओवरऑल ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी स्पीशीज़ को मेंशन करने के बाद हम ओवरऑल रिएक्शन में लिखेंगे प्रोडक्ट्स वाली साइड से +2 आइंस, Fe+2 आइंस हो जाएंगे और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि मज़ीद जो है ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी यहाँ पे सरफेस के ऊपर, वाटर भी प्रेजेंट होगा। ये जो हमारे पास Fe+2 आइंस प्रोड्यूस होंगे, ये स्टूडेंट्स मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वाटर के साथ भी, और जो है हमारे पास एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो इक्वेशन अब हम राइट करते हैं कि किस तरह से होगा। तो जो है वो हमारे पास आयरन के कैटाइंस, साथ में ऑक्सीजन और साथ में जो है हमारे पास वाटर, ये मिलेंगे और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा Fe2O3
NH2O, ठीक है। इस तरह से कुछ बनेगा। इसको आप बैलेंस करें तो यहाँ पे हमें हाफ लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2 + N, फिर ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है ना स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। आयरन की क्रोजन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको रस्ट कहते हैं, इसीलिए आयरन की क्रोजन को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, रस्टिंग का नेम दिया जाता है। इसे क्रोजन नहीं कहा जाता, मोस्टली हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। होता तो जंग लगना ही है, लेकिन इसके चूंकि आयरन के केमिकल रिएक्शंस जब हो रहे होते हैं रस्टिंग के प्रोसेस में, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो रस्ट होता है, तो इसीलिए आयरन की क्रोजन को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, रस्टिंग का नेम, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इस इक्वेशन की अगर कुछ स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ नहीं आई तो मैं इसके बाद मीन के यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन के बाद ये जो मैंने इक्वेशन राइट की है इसको 2 स्टेप्स में भी मैं आपको राइट करके बता देती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को अगर समझ नहीं आई ओवरऑल रिएक्शन के बाद तो वो इन इक्वेशंस को भी अगर प्रिपेयर कर लें तो ये भी ठीक होगा, ठीक है। किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे जो आयरन के कैटाइंस बने थे ना वो मज़ीद रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और वो चेंज हो जाएंगे Fe2O3 में। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आयरन ऑक्साइड बना है स्टूडेंट्स, ये वाला आयरन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के N मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये चेंज हो जाएगा Fe2O3.NH2O, और यही हमारे पास रस्ट है, यानी कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है रस्टिंग के प्रोसेस में, ठीक है। तो आप होप सो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। या तो आप ये वाली इक्वेशन याद कर लें या फिर इसकी जगह पे ये 2 पार्ट्स में ये वाली इक्वेशंस जो है वो याद कर लें। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है जिसको हम रस्ट कहते हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन में हमारे पास 2 तरह के मेथड्स होते हैं, 2 तरह से जो है हम क्रोजन से बच सकते हैं। एक होते हैं फिजिकल मेथड्स और दूसरे होते हैं केमिकल मेथड्स। अब देख लेते हैं कि फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं। फिजिकल मेथड्स में स्टूडेंट्स नंबर 1 है रिमूवल ऑफ स्टेन्स। अब जो है आप लोगों ने याद रखना है कि रस्टिंग का प्रोसेस या क्रोजन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, मेटल की सरफेस पे, जहाँ पे दाग धब्बे हों, क्रैक्स हों, डेंट्स वगैरह हों, तो हम अगर रिमूव कर दें दाग धब्बों को, स्टेन्स को, डेंट्स वगैरह को, या कोई भी सरफेस जो है वो ख़राब हुई हुई है, तो उन सारी चीज़ों को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास जो क्रोजन का प्रोसेस है वो इतनी जल्दी नहीं होता। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया जो कि सिंपल सी बात थी, फर्स्ट फिजिकल मेथड था। दूसरा जो फिजिकल मेथड है स्टूडेंट वो है यूज़ ऑफ पेंट्स, ऑयल, ग्रीसेस, ठीक है। यहाँ पे पीछे आप लोगों को जो मैंने करवाया है क्रोजन वाला, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना रस्ट, ये होता है पोरस। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है पोरस फ्लैक्स होते हैं, छिलके टाइप जो होते हैं वो आयरन की सरफेस से बन जाते हैं, और ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है मेटल की सरफेस तक पहुंच सके, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर। तो फिर जो है मेटल की सरफेस को जो है वो ज़्यादा रस्टिंग का प्रोसेस उस पर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैक्स जो हैं ये सरफेस के ऊपर से उतरना शुरू हो जाते हैं, छिलके जो है वो उखड़ना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाती है और मज़ीद क्रोजन का प्रोसेस या रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आयरन के पीस को एक बार जो है वो रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो ये छिलके की तरह ये वाले जो प्रोडक्ट हैं फाइनल प्रोडक्ट रस्ट वो उसके ऊपर से उतरना शुरू हो जाता है, मज़ीद सरफेस जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होना शुरू हो जाती है। और अगर ये छिलके ऊपर से ना भी उतरें तो ये पोरस चूँकि होता है, सुराखदार होता है, तो इसके अंदर से एयर और मॉइस्चर मेटल की सरफेस तक पहुँच जाता है और मज़ीद जो है वो रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चलें अगला मेन जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं उसकी तरफ आते हैं।
फिर क्रोजन से किस तरह बचा जा सकता है, फिजिकल मेथड्स हम देख रहे हैं कि स्टेन्स वगैरह को, डेंट्स को और क्रैक्स वगैरह को रिमूव करके जो है सरफेस को अगर क्लीन रखा जाए तो फिर भी हम क्रोजन से बच सकते हैं। दूसरा मेथड है स्टूडेंट यूज़ ऑफ पेंट्स, ऑयल्स एंड ग्रीसेस। अगर तो हम मॉइस्चर और एयर को मेटल की सरफेस तक ना पहुंचने दें तो फिर भी मेटल को जो है वो क्रोजन फ्री रखा जा सकता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मेटल की सरफेस के ऊपर पेंट कर दें या कोई ऑयल लगा दें या ग्रीसेस वगैरह लगा दें। तो इससे क्या होगा, जो सरफेस होगी वो एक्सपोज नहीं होगी, सरफेस जो है वो कवर हो जाएगी और उस तक जो है वो एयर और मॉइस्चर जो है वो नहीं पहुंच सकेगा। तो इस तरह से जो भी हमारा मेटल का पीस है उस पे क्रोजन का प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट है थर्ड फिजिकल मेथड है स्टूडेंट्स अलाइंग। अलाय बना दें, अगर एक मेटल के साथ दूसरे मेटल को मिक्स कर दें, मेटल्स का मिक्सचर बना लें। अलाय क्या होता है, मेटल्स का मिक्सचर होता है, या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, मेटल के साथ नॉन मेटल्स का भी मिक्सचर हो सकता है। तो ये बनाते क्यों हैं अलाइज, क्योंकि लेट्स सपोज हमारे पास आयरन है, तो आयरन को अगर हमने क्रोजन से बचाना है तो उसके साथ कुछ ऐसी मेटल्स को मिक्स कर देंगे फिजिकली कि जो क्रोजन फ्री हैं या क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल्स हैं। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो न्यू हमारे पास मिक्सचर बन जाता है वो उसको इतनी जल्दी क्रोजन का प्रोसेस नहीं होता और वो ज़्यादा देर तक जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो स्टेनलेस स्टील है। इसके अलावा एंटीमोनियल लेड भी अलाई की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं मेथड, नेक्स्ट है फिजिकल कोटिंग। फिजिकल मेथड में फिजिकल मेटेलिक कोटिंग आ जाती है या मेटेलिक कोटिंग आ जाती है। और मेटेलिक कोटिंग में स्टूडेंट्स फर्दर इसकी टू कैटेगरीज हैं, एक है मेटेलिक कोटिंग में फिजिकल कोटिंग और दूसरा जो है वो केमिकली भी हम कोटिंग करते हैं जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। और मेटेलिक कोटिंग में हमारे पास जो है टू टाइप्स हमने डिस्कस करनी है, नंबर 1 गैल्वेनाइजिंग एंड नंबर 2 टिन कोटिंग। अब मेटेलिक कोटिंग क्या है, जो मेटल ज़्यादा जिसको क्रोजन का ख़तरा होता है उसके ऊपर किसी और मेटल यानी कि क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल जो है उसकी कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, एक बारीक सी तह चढ़ा दी जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कोटिंग कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेटेलिक कोटिंग में हमने दो तरह के मेथड्स देखने हैं, एक गैल्वेनाइजिंग और दूसरा टिन कोटिंग। गैल्वेनाइजिंग का दूसरा नेम जो हम इसको दे सकते हैं वो है जिंक कोटिंग, क्योंकि इसमें जिंक की एक बारीक तह चढ़ाई जा रही होती है आयरन के ऊपर या किसी भी और मेटल के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम प्रोसीजर देखते हैं। चूँकि ये फिजिकल मेथड है तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, अपने आयरन की शीट लेंगे जिसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग करवानी है, उसको हम डिप करेंगे जिंक क्लोराइड के बाथ के अंदर और फिर जो है उसके बाद रोल्ड इनटू मोल्टन जिंक बाथ। ठीक है, मोल्टन जिंक बाथ में उसे डालेंगे और जो है रोलर्स में से गुजारेंगे ताकि उसके ऊपर जिंक की जो बारीक लेयर है वो एक तो बैलेंस हो जाए, हर जगह पे एक जैसी लेयर आ जाए, और दूसरा जो है उसके ऊपर जो है वो बारीक सी तह चढ़े, ज़्यादा मोटी तह ना चढ़े, या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। फिर जो है एयर कूल्ड कर लेते हैं और फाइनली जो है हमारे पास जो आयरन की शीट है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाती है। और यहाँ पे आयरन की शीट को जब डिप किया जाता है जिंक क्लोराइड की के बाद में, तो वहाँ पे हीटिंग भी की जाती है ताकि जो है वो अच्छे से जिंक आयरन की सरफेस के ऊपर कोट हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट एडवांटेज देखें तो इस प्रोसेस का, गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग का क्या फ़ायदा है, ये हम क्यों करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि जिंक का अगर जो लेयर हमने ऊपर डिपॉजिट करवाई है आयरन की सरफेस के ऊपर, अगर वो उतर भी जाए तो फिर भी आयरन की जो सरफेस है उस पर क्रोजन या रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता। जी मेटेलिक कोटिंग में जो दूसरा मेथड है वो है टिन कोटिंग। टिन कोटिंग भी स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिंक की कोटिंग करते हैं, आयरन की या किसी भी मेटल की शीट ली जाती है जिसके ऊपर हमने टिन की कोटिंग करनी है, उसे डिप किया जाता है मोल्टन टिन बाथ में और उसके बाद हॉट रोलर्स में से गुजारा जाता है और फाइनली जो है हमारी मेटल के ऊपर टिन की कोटिंग हो जाती है और उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं जिस भी मकसद के लिए यूज़ करना चाहें। अब इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, जब टिन की कोटिंग जो है वो हमारी मेटल के ऊपर से उतरना शुरू होती है तो वहाँ पे बेसिकली गैल्वानिक सेल इस्टेब्लिश हो जाता है। और इन दोनों मेथड्स को अगर हम कंपेयर करें जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग को, तो जिंक कोटिंग में क्या होता है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसके उतर जाने के बाद
भी हमारी जो मेटल है वो कोरोजन रेजिस्टेंट रहती है, उसे बहुत जल्दी कोरोजन या जंग नहीं लगता। लेकिन टिन कोटिंग में ऐसा होता है कि टिन की लेयर जहाँ से उतरना शुरू होती है वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पे गैल्वानिक सेल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है और पहले से ज़्यादा जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज है। जी स्टूडेंट्स, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया कि आफ्टर डैमेज ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर गैल्वानिक सेल इज एस्टेब्लिश्ड एंड मोर रैपिडली कोरोजन अकर। तो इस वजह से जो है ज़्यादा जिंक कोटिंग को प्रेफर किया जाता है। फिर हम केमिकल मेथड्स देखें। कोरोजन से बचने के लिए जो केमिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं उस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये भी है मेटेलिक कोटिंग, लेकिन इसमें और इस मेटेलिक कोटिंग में क्या डिफरेंस है, ये फिजिकल मेथड्स थे, यानी कि फिजिकली जो है एक लेयर चढ़ाई जाती है दूसरी मेटल के ऊपर, और इस केस में केमिकल रिएक्शंस के बाद जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप की जाती है अपने मेटल के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना मेटल लेते हैं, उसे क्लीन कर लेते हैं सैंड के साथ, उसके बाद वॉश किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन वाटर के साथ वॉश कर लेते हैं। और इसमें जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि एनोड किस चीज़ का बनाना है और कैथोड किस चीज़ का बनाना है। ठीक है, मेटल को यहाँ तक तो साफ़ करने की बात होगी कि मेटल की सरफेस को जो है क्लीन कर लिया जहाँ पे हमने अपनी न्यू जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ानी है। तो फिर क्या करेंगे, एनोड हम उस मेटल का लेते हैं स्टूडेंट्स जिसकी हमने लेयर डेवलप करनी होती है, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, जिसकी तय चढ़ानी होती है अपने मेटल के ऊपर, क्रोमियम या निकल या जिंक या फिर टिन कोई भी हो सकती है। और एनोड उस ऑब्जेक्ट का लेना है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी है, उसकी हमने क्या लेना है, उसका कैथोड लेना है। ठीक है, ये दो डिफरेंस याद रखने हैं। फिर जो है इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा लेते हैं, जो हमने एनोड वाली मेटल ली थी उसी के आयंस का सॉल्यूशन ले लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, या उसी का साल्ट ले लिया जाता है। ठीक है, टैंक लेते हैं एक, यानी कि बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल डेवलप कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एनोड चाहिए होता है, कैथोड चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होती है। तो एक टैंक जिसके अंदर ये सारा ऑपरेटर सेट करेंगे, तो टैंक जो है वो ग्लास का हो सकता है, वुड का या सीमेंट का हो सकता है। और हमें एक बैटरी भी चाहिए होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन से सेल थे, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, केमिकल मेथड्स की डिटेल्स की तरफ आते हैं हम। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने 5 मेथड्स पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। पीछे मैंने आपको बता दिया कि हम एनोड उस मटेरियल का लेंगे जिसकी लेयर हमने चढ़ानी होगी। यहाँ पे सिल्वर ले रहे हैं चूँकि, तो सिल्वर का एनोड ले लेंगे। और कैथोड हम उस ऑब्जेक्ट का ले लेंगे जिसके ऊपर हमने अपनी जो है वो बारीक लेयर चढ़ानी है, जिसको हमने खूबसूरत बनाना है या जिसको हमने कोरोजन फ्री बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन ले लेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि किसका होगा, अगर सिल्वर का एनोड ले रहे हैं तो सिल्वर के आयंस का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करवाए जाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा एनोड है इसकी सरफेस से सिल्वर आइंस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे लूज़ करने हैं और सिल्वर पॉजिटिव आइंस की सूरत में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाना है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, सिल्वर के जो एटम्स हैं वो चेंज होंगे सिल्वर आयन में और साथ में इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। वो जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे वो सर्किट में से फ्लो करता हुआ कैथोड की तरफ जाएगा और क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर आयन नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होंगे। तो सॉल्यूशन में से सिल्वर आयंस जो हैं, पॉजिटिव आयंस जो हैं वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ। कैथोड चूँकि नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसे कनेक्ट किया गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव आयंस यानी कि सिल्वर के जो कैटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और कैथोड के ऊपर जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, उनकी रिडक्शन होगी और वो कैथोड के ऊपर यानी वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमने एक थिन लेयर डिपॉजिट करवानी है सिल्वर की, वही आयंस जहाँ सॉल्यूशन में से निकल कर
कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर जो है एक लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर सिल्वर की एक बहुत ही खूबसूरत सी सिल्वर कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन का सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और सिल्वर के एटम जो है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। इसको स्टूडेंट किस लिए यूज़ किया जाता है? सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ किया जाता है कटलरी में, टेबल वेयर्स में, ज्वेलरी वगैरह में, इन सब चीज़ों में इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, मीन के किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाना हो, कोरोजन से बचाना हो, उसके अपीयरेंस को अच्छा करना हो, तो इसलिए जो है ये यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। यहाँ पे इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे हम जो एनोड ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो वाला इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होनी है, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की है, वो हम लेते हैं एंटीमोनियल लेड का। एंटीमोनियल लेड क्या है? ये एक अलाय है एंटीमनी का साथ में लेड का, और इसमें और भी बहुत ज़्यादा मेटल्स होती हैं, सिल्वर, निकल, कॉपर, आर्सेनिक वगैरह, कुछ ट्रेसेस में भी कुछ मेटल्स होती हैं। तो यहाँ पे एंटीमोनियल लेड का एनोड लेते हैं और कैथोड जो है हम उस ऑब्जेक्ट का लेंगे जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं वो हम ले लेते हैं क्रोमियम सल्फेट का। Cr2SO4 थ्राइस। ये क्रोमियम सल्फेट जो है इसका इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, अब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा। ये किस तरह आइंस में चेंज होगा? Cr2 पॉजिटिव आइंस बनेंगे प्लस SO4 2 नेगेटिव आइंस बनेंगे। ठीक है, इस तरह ये आयनाइज होगा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन किसकी होगी, रिडक्शन किसकी होगी। एनोड पे स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता है ऑक्सीडेशन होगी, और यहाँ पे चूंकि एनोड हम एंटीमोनियल लेड का ले रहे हैं तो वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगी वो किसकी होगी? एनोड पे जो है एनाइन की ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि क्रोमियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल आइंस जो हैं वो जाके उनकी ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, और रिडक्शन हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जो क्रोमियम आइंस प्रेजेंट होंगे, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पे वाटर के अंदर H पॉजिटिव आइंस भी होंगे, Cr2 पॉजिटिव आइंस भी होंगे। तो क्रोमियम आइंस जो हैं यही जाके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्चार्ज होंगे, कैथोड के ऊपर जाके इनकी रिडक्शन होगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं। अदरवाइज़ अगर इनकी कंसनट्रेशन कम होती तो एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम जो H पॉजिटिव आइंस हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, हाई होता है। और रिडक्शन कौन से स्पीशी की होती है? उस स्पीशी की होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो ज़्यादा ईजिली रिड्यूस होना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आइन की रिडक्शन होनी थी, लेकिन क्रोमियम आइन की क्यों होगी? चूँकि इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इस वजह से क्रोमियम आइन यहाँ पे डिपॉजिट होंगे जाके कैथोड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, एनोड पे OH नेगेटिव आइन जो कि वाटर में से आएंगे वो जाके ऑक्सीडाइज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड के ऊपर से लिबरेट हो जाएगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी। क्रोमियम आइन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कैथोड से और सॉलिड क्रोमियम एटम्स जो हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से क्रोमियम की एक बहुत ही खूबसूरत सी सिल्वर से कलर की जो है वो लेयर डिपॉजिट हो जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसा कि आप देखते हैं मोटरसाइकिल्स के जो साइलेंसर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी क्रोमियम की कोटिंग की हुई होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले जो है जो भी हमारा मेटल है उसकी सरफेस के ऊपर हम पहले किसी और मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, जैसा कि निकल है या कॉपर है। ठीक है, निकल या कॉपर की पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, पहले एक थिन लेयर इनकी डिपॉजिट करवाते हैं और बाद में जो है हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स कि जो क्रोमियम है इसका एक डिसएडवांटेज है या हम कह लें कि ड्रॉबैक है कि क्रोमियम जो है वो अच्छे से चिपकता नहीं है। क्रोमियम की जो लेयर है वो अच्छे से चिपकती नहीं है सरफेस के ऊपर। ठीक है, नॉट अडहेयर वेल विद द सरफेस। एंड निकल और कॉपर की बात करें तो ये अच्छे से जो है वो चिपक जाते हैं।
तो इससे इसका क्या नुकसान है, चूँकि ये अच्छे से अडेयर नहीं होती सरफेस के ऊपर क्रोमियम की लेयर, तो इससे ये नुकसान होता है कि ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर हैं वो सरफेस तक पहुंच जाते हैं, मेटल की सरफेस तक, और वहाँ पे जो है वो क्रोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो क्रोजन से बचने की बजाय उल्टा क्रोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए क्रोमियम की लेयर को चिपकाने के लिए पहले निकल और कोबाल्ट, निकल या कोबाल्ट में से किसी एक की लेयर जो है वो डिपॉजिट करवा ली जाती है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, और बाद में जो है सरफेस के ऊपर क्रोमियम की लेयर जो है वो डिपॉजिट करवाई जाती है, और इस तरह से फिर उसकी एडहेशन अच्छे से हो जाती है और रेजिस्टेंस मिल जाती है उस मेटल को क्रोजन के अगेंस्ट। अच्छा, इससे हमारे पास जो है बहुत सिल्वरी सी खूबसूरत सी अपीयरेंस आ जाती है। एक तो अपीयरेंस अच्छी हो जाती है मेटल की, और दूसरा जो है क्रोजन से रेजिस्टेंट मिल जाती है। तो ये इसके दो एडवांटेजेस हो गए। जी स्टूडेंट्स, केमिकल मेथड्स में नेक्स्ट जो मेटेलिक कोटिंग का मेथड है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। मेथड तो नहीं है, बेसिकली हम कह लें कि एग्जांपल्स हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बिल्कुल उसी तरह की जाती है, मेन प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हम मेटल ले लेंगे, उसको क्लीन कर लेंगे अल्कलाइन डिटर्जेंट सॉल्यूशन से, फिर एसिड के साथ क्लीन करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप करेंगे, और उसमें एनोड किस चीज़ का होगा, उस मेटल का जिसकी हमने लेयर डिपॉजिट करवानी है, और कैथोड उस मेटल का होगा जिसके ऊपर हमने डिपोजिशन करवानी है। इलेक्ट्रोलाइट एनोड वाली मेटल के आयन का सोल्यूशन होगा, यानी जिंक ले रहे हैं यहाँ पे, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, जिंक जो है वो चेंज हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव आयन में। कैथोड पे रिडक्शन होगी, जिंक के आयन मूव करेंगे, कैथोड के पास जाएंगे, वहाँ पे जिंक के जो आयन्स हैं ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, और जिंक के एटम्स जो है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरह जिंक की कोटिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन की बात करें स्टूडेंट्स, तो टिन के केस में भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप किया जाता है, उसमें हम जो है एनोड बना लेते हैं किस चीज़ का, टिन का बना लेते हैं, और कैथोड हम दूसरे मेटल का बनाते हैं जिसके ऊपर टिन की लेयर डिपॉजिट करवानी है, और इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद रिएक्शंस होते हैं और डिपोजिशन हो जाती है, और हमारी जो मेटल है वो कोरोजन से बच जाती है। यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल्स नहीं लिखी क्योंकि सारी पुरानी बातें हैं, तो आप लोगों ने इसको खुद से कर लेना है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा टॉपिक है क्योंकि सारा पिछला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो एनोड है वो हम लेते हैं इम्प्योर कॉपर का, ठीक है, एनोड लेते हैं इम्प्योर कॉपर का। पहले भी हम देखते रहे हैं कि हम क्या होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे सोल्यूशन ले लेंगे, कॉपर के आयंस का ही सोल्यूशन ले लेंगे, और जो कैथोड होता है हमारा वो होता है प्योर कॉपर का। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर के आयंस जो हैं एनोड से मूव करेंगे, Cu+2 आयंस में चेंज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कैथोड पे यही कॉपर के आयन कैथोड पे जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिडक्शन होगी, कॉपर एटम्स में चेंज होंगे। इस ऑब्जेक्ट, ये जो हमारे पास प्योर कॉपर था इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। ये जो प्योर कॉपर है इसकी जो है ऊपर जैसे डिपोजिशन होती जाएगी, इम्प्योर कॉपर वाले आयन यहाँ से निकल निकल के आके चूँकि इसके ऊपर चिपकते जाएंगे तो इसका जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, और यहाँ से ये जो हमारी मेटल थी, ये जो पीस था मेटल का, कॉपर का इम्प्योर पीस, इसमें से चूँकि आयंस निकलते जा रहे हैं तो ये घुलते घुलते आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका सरफेस एरिया कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और आयंस जो हैं कॉपर के वो निकल निकल के इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होते जाएंगे कैथोड के ऊपर, और ये प्योर फॉर्म में आ जाएगा बिल्कुल ये मेटल जो है, और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो कुछ सोल्यूशन में बच जाएंगी, कुछ इस एनोड के ऊपर रह जाएंगी। तो इस तरह से जो है हम कॉपर को प्योर फॉर्म में ला सकते हैं अगर हम एनोड इम्प्योर कॉपर का बनाएं और कैथोड प्योर कॉपर का बनाएं। एनोड में से कॉपर के आयंस जो हैं वो सोल्यूशन में घुल के चले जाएंगे प्योर कॉपर के पास, वहाँ पर डिपॉजिट होते होते यहाँ पे प्योर फॉर्म में आ जाएंगे, और एनोड के ऊपर इम्प्योरिटीज़ भी रह जाएंगे और कुछ इम्प्योरिटीज़ सोल्यूशन में रह जाएंगी। तो इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में इस तरीके से चेंज किया जा सकता है।
जी स्टूडेंट्स, मेटेलिक कोटिंग में हमने दो तरह के मेथड्स पढ़े, एक फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। तो मेटेलिक कोटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों हम करते होते हैं, इस मेथड को या इस प्रोसीजर को क्यों अप्लाई करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स एक तो ये है कि हमारे पास जो हमारी मेटल है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। मेटल जो भी जिसके ऊपर डिपोजिशन करवा रहे होते हैं हम, वो प्रोटेक्ट हो जाती है अगेंस्ट क्रोजन। और दूसरा जो है उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाती है, देखने में भी वो खूबसूरत हो जाती है। और तीसरा जो है बस वही बात आ जाती है कि उसमें ब्यूटी या उसमें खूबसूरती आ जाती है, ठीक है। तो क्रोजन से बचने के लिए और उसकी अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए और मेटल को जो है और ज़्यादा जो है वो ड्यूरेबल बनाने के लिए जो है हम ये मेथड यूज़ करते हैं मेटेलिक कोटिंग वाला, जिसमें हमने बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो समझ ली हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने लिए हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में से, जो कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, उसमें ये 3 पॉइंट्स जो है ये टॉपिक हमारा तकरीबन कवर हो चुका है, बस 3 पॉइंट्स रह गए थे। और बाकी जो है ये सारा लेक्चर था 9th क्लास की केमिस्ट्री में से। चूँकि आप लोगों को पता है, अगर तो कोई न्यू स्टूडेंट्स जो है मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो उनको मैं बताती चलूँ कि ये जो मैं लेक्चर्स बना रही हूँ ये मैट्रिक, एफएससी और बीएससी की बुक से कंबाइन करके बना रही हूँ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 4-5 बुक्स आप लोगों को नहीं पढ़नी पड़ेंगी और मेरे एक ही लेक्चर से सारा मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत बेस्ट रह जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी आप लोग प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 पॉइंट्स जो फर्स्ट ईयर की बुक से मैंने राइट किए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को यूज़ किया जाता है। जैसे हमने डाउन सेल पढ़ा था ना, सेम उसी तरह का प्रोसीजर होता है। मैग्नीशियम के लिए भी वैसे ही करेंगे, कैल्शियम के लिए भी वैसे। डाउन सेल में हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया था एक्वस सॉल्यूशन, और वहाँ से उसके अंदर एनोड और कैथोड जो थे वो हमने इनर्ट लिए थे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पे क्लोरीन गैस मिल रही थी और दूसरे पे जो हमें मेटल, ठीक है, मेटल जो है पॉजिटिव आइंस वो जाएंगे कैटाइन से, तो कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। और एनाइन जो थे, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल उसी तरह अगर ले लें, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लें और 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ले लें, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम के जो कैटाइन है कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे और जो मैग्नीशियम मेटल है वो हमें मिल जाएगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। और कैल्शियम के लिए भी सेम इसी तरह करें तो क्लोराइड आइंस जो हैं वो एनोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी वहाँ से और कैल्शियम मेटल हमें मिल जाएगी। तो सेम वही प्रोसीजर था डाउन सेल वाला, उसको आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम देखें तो एल्यूमिनियम ये बेसिकली मेटलर्जी का एक प्रोसेस है और मेटलर्जी को हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि बॉक्साइट लिया जाता है, बॉक्साइट से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्यूमिनियम को, और बॉक्साइट के साथ कुछ अमाउंट में क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार भी ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पे फार्मूले मैं ऊपर लिख रही हूँ। क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3Al(F6) और फ्लोरस्पार का होता है स्टूडेंट Ca(F2) कैल्शियम फ्लोराइड। तो इनको क्यों ऐड करते हैं इसमें, अभी फ़िलहाल के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम में सिर्फ इतना सा याद करेंगे कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट से, जिसका फार्मूला होता है Al2O3.2H2O, और उसमें ऐड किया जाता है क्रायोलाइट को और फ्लोरस्पार को। क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3Al(F6) सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, और जो है कैल्शियम फ्लोराइड जो है Ca(F2) जो है ये हमारे पास फ्लोरस्पार का फार्मूला होता है। इन दोनों का क्या पर्पज़ है, जो क्रायोलाइट है वो बॉक्साइट के मेल्टिंग पॉइंट को काफ़ी हद तक कम कर देता है, जिससे जो है हमें आसानी रहती है एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। और फ्लोरस्पार जो है इसका पर्पज़ ये होता है कि उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, बॉक्साइट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, ताकि हमें जल्दी से और आसानी से एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हो जाए। फिर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। स्टूडेंट, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा किया जाता है कि एल्यूमिनियम का एनोड बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ किया जाता है, और इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल डेवलप होता है और ऑक्साइड की एक लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, और जिसकी वजह से ये क्रोजन से भी एल्यूमिनियम मेटल जो है वो उसे बचा लिया जाता है, और इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सकता है। मीन कोई भी डाइज वगैरह, पेंट्स वगैरह इसके ऊपर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकते हैं।
तो ये हमारा आज का लेक्चर है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को, जिससे मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।